हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई का जो सब्जेक्ट वाइज पी क्यू कर रहे हैं उसमें हम केमिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको पता है हमने केमिस्ट्री में पार्ट 2 तक देख लिया है और इनमें हमने 130 जो क्वेश्चंस है उन तक कंप्लीट कर लिया है। आज का जो वीडियो होगा इसमें मैं बचे हुए जो क्वेश्चंस है उनको कंटिन्यू करूंगा और आज यहाँ पे हम 30 क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे और काफी डिटेल से डिस्कशन होता है। इस कारण से वीडियो का ड्यूरेशन 1 घंटा से 1 घंटा 15 मिनट तक जाएगा। तो आप जो है वो धैर्य बनाकर वीडियो को देखिए। जो चीजें आपको नई लगती हैं उनका नोट्स लिखिए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि ये केवल और केवल एसआई के एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, नहीं। आगे आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें यहाँ से क्वेश्चन जो है वो रिपीट होंगे, आपको ये ध्यान रखना है। पहला सवाल क्या बोल रहा है? पहला सवाल बोल रहा है कि कोई एक मेटल है, उस मेटल का फॉस्फेट का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो वो बनता है MHPO4। MHPO4। तो हमसे पूछ रहा है कि जब उसी मेटल का हम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखेंगे तब क्या होगा। उसी मेटल का क्लोराइड का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये Cl आएगा ही। तो आप देखो कि सारे के सारे ऑप्शन में लास्ट में Cl है ही। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब आपको पता है मैंने क्लास में आपको बताया था कि फॉर्मूला जो लिखा जाता है किसी भी यौगिक का, यदि आप सूत्र लिखते हो तो वो फॉर्मूला लिखने में ऐसे ही करता हूं मैं। यदि आप किसी यौगिक का फॉर्मूला लिखते हो तो उस फॉर्मूला लिखने में आपको एक चीज जो है वो इंपॉर्टेंट होती है और उसको बोला जाता है वैलेंसी। उसको बोला जाता है वैलेंसी। ये जो वैलेंसी है यही जो है वो इसी पर पूरा फॉर्मूला जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो जो हमारा फॉस्फेट आयन दिया गया है HPO4, इस पर कितने चार्जेस हैं? तो इस पर जो यदि हम चार्जेस को निकालने का प्रयास करेंगे, इस पर देखो तो यहाँ पे क्या होगा। अब ये यौगिक है MHPO4। MHPO4। तो इस पर यदि हम फॉस्फेट के आयंस को देखेंगे, फॉस्फेट के आयंस देखेंगे, फॉस्फेट के आयन क्या है तो HPO4। ये क्या है तो इस पर जो है वो कुल निगेटिव चार्ज है। दो निगेटिव चार्ज इस पे होता है। ठीक है, कुल आवेश जो है वो -2 इस पे होता है। अब चूंकि यौगिक जो आपको दिख रहा है यहाँ पे MHPO4, ये कैसा है? ये एक यौगिक जो है वो न्यूट्रल है। ये यौगिक जो है वो न्यूट्रल है। इस कारण से आपको सीधी सी बात समझ में आएगी कि HPO4 जब निगेटिव है तो इसके बाद जो बचा हुआ इसके साथ मेटल M होगा, जिसको M से डिनोट कर रहा है, इसका जो वैलेंसी होगा वो क्या होगा तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो चार्ज होगा +2 होगा। तभी तो वो न्यूट्रल हो जाएगा ना। तो इसका सीधा सा मतलब है कि M का जो वैलेंसी है, M का जो वैलेंसी है वो क्या होगा तो M की जो संयोजकता है वो 2 हो जाएगी। M की संयोजकता है वो 2 हो जाएगी। अब आपको पता है कि क्लोराइड का जो भी आयंस होता है, क्लोराइड के आयंस की जो संयोजकता होती है, जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। वो 1 होती है, आपको पता है। आप इस तरह से क्लोराइड को देखोगे कि लिखा हुआ रहता है। तो क्लोराइड की वैकेंसी जो है वो 1 हो गई। अब क्या होगा? अब देखो फॉर्मूला लिखने का तरीका जो होता है, जिसकी वैलेंसी जिसके साथ है उसको उसके साथ नहीं रखना होता है। तो ये M है, तो M के साथ क्या रखोगे हम? M के साथ जो है वो M की वैलेंसी क्या आ रही है? सीधी सी बात मैं कहूं तो M की 2 आ रही है। उसके बाद जो है वो क्लोरीन की क्या आ रही है? क्लोरीन की 1 आ रही है। ऐसे आप लिख सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो। अब इसको क्या किया जाता है कि उल्टा मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहां से MCl2 हमारा जो है वो आंसर बनेगा। MCl2 हमारा आंसर बनेगा। तो ऐसे ही फॉर्मूला लिखा जाता है, सीधी सी बात है। वो संयोजकता पर निर्भर करती है। अब आपको संयोजकता निकालने आता है नहीं आता है, इस पर आपको निर्भर करेगा कि आप इस सवाल का आंसर दोगे या फिर नहीं दोगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉस्फेट हो गया, हाइड्रोजन फॉस्फेट हो गया, डाइहाइड्राइड फॉस्फेट हो गया, ये सब जो है वो सवाल आगे चल के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे कभी और डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्रेफाइड में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। 50 बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। तो ग्रेफाइड जो होता है उसमें कार्बन होता है। तो ईच कार्बन के परमाणु जो होते हैं वो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। एक जो कार्बन होता है वो क्या होता है तो एक कार्बन जो है वो 3 अलग अलग कार्बनों से जुड़ा हुआ होता है।
तीन अलग अलग कार्बन है उनसे जुड़ा हुआ होता है, जिससे इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल, ठीक है, षटकोणीय हिंदी होता है, षटकोणीय इसका जो है वो स्ट्रक्चर होता है। अब इनके परतों के भीतर जो कार्बन परमाणु होते हैं उनके बीच बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कहने का मतलब क्या हुआ? हिंदी में इसको बोलते हैं सहसंयोजी बंधन। सह संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध इसको कहा जाता है। हालांकि परतों के बीच में कमजोर वंडरवॉल फोर्स जो है वो लगते रहता है, लेकिन परमाणुओं को जोड़ने वाला जो प्राथमिक बंध होता है वो कौन सा होता है? तो वो जो है वो सहसंयोजी बंध होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर जो है वो बनेगा। वंडरवॉल जो फोर्स होता है, मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि ये जो फोर्स है वो दो अलग अलग परतों के बीच होता है, जिससे ग्रेफाइट जो है वो स्लिपरी हो जाता है। और ये एक बहुत वंडरवल फोर्स है ना, वो बहुत क्या है? तो बहुत स्मॉल, बहुत वीक फोर्स है। उसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, वो भी बहुत वीक फोर्स है। लेकिन कोवैलेंट क्या है? तो ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वो एसओएस बंध जो है वो प्रदर्शित करता है? एसओएस बॉन्ड है वो कौन दिखाता है? तो सीधी सी बात यहाँ पे पूछी जा रही है कि आपको बताना है जो भी सल्फर के यौगिक जो है वो दिए गए हैं, इनमें क्या है कि सल्फर के अम्लों में से किसमें दो सल्फर परमाणुओं के बीच जो है वो एक ऑक्सीजन ब्रिज जो है वो बना हुआ है। ये सल्फर है, ये सल्फर है, और बीच में जो है वो ऑक्सीजन बना हुआ है। यही जो है वो आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा H2S2O7। H2S2O7, ठीक है, H2O S2O7। इस जो यौगिक है, इस यौगिक का नाम क्या है? तो इस यौगिक का नाम है पायरो सल्फ्यूरिक, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इसको कहा जाता है, या तो आप इसको एक और नाम बोल लो, ओलियम बोला जाता है। ओलियम, हिंदी और अंग्रेजी दोनों सेम ही होता है। ओलियम, ठीक है, ओलियम इसको कहा जाता है। इसके स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे, इसकी संरचना को जब आप देखोगे, तो यहाँ पे दो सल्फ्यूरिक एसिड के अणु होते हैं। एक जल के अणु को ये जो है वो त्याग कर देते हैं, एक जनु के जल के अणु को छोड़ देते हैं, और आपस में एक ऑक्सीजन परमाणु से वो जुड़ जाते हैं। तो इसका जब स्ट्रक्चर आप लिखने का प्रयास करोगे तो कुछ इस तरीके से एक लाइन में हम लिख सकते हैं। SO2 ऑक्सीजन से जुड़ गया, फिर SO2 आया और OH से जुड़ गया। तो देखो, सल्फर सल्फर ऑक्सीजन, यही तो सवाल हमसे पूछा था ना, सल्फर सल्फर ऑक्सीजन। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये क्या हो गया? H2S2O7, ऑप्शन नंबर सी। अब एट वाला क्यों नहीं हुआ? तो एट वाला का स्ट्रक्चर आप जैसे ही लिखोगे, इसे जो है वो मार्शल एसिड कहा जाता है। मार्शल एसिड इसको कहते हैं। ये क्यों नहीं लिखेंगे? इसमें क्या होता है ना कि इसमें पर ऑक्सी बंड हो जाता है, पर ऑक्सी बॉन्ड बनता है, पर ऑक्सी बॉन्ड बनता है। और वो कैसा होता है? तो सल्फर, दो ऑक्सीजन, देन सल्फर। लेकिन हमसे दो ऑक्सीजन वाला तो पूछ नहीं रहा है, इस कारण से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सीधा रटिएगा, ठीक है, नाम याद रखिएगा, ओलियम इसको बोला जाता है। बिहार पुलिस में ऐसे सवाल जो है वो पूछ लिए जाते हैं, टफ लेवल के सवाल है कि कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि सहसंयोजी बंध होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं जो है वो होती हैं, ठीक है। तो यहां से हम बात करें कि ये जो है ये जो यौगिक होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक जो है वो ऊंचे होते हैं। तो जब दो परमाणु, देखो कोवैलेंट बॉन्ड को सबसे पहले समझते हैं, तो जब भी दो परमाणु जो है वो आमतौर पर अधातु ही मान के रखो, ये एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है। तो जब भी दो परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, मान लिया कि इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, तो इसके पास जो है वो 7 है, और इसके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसको 8 पूरा करना है और इसको 0 हो जाना है।
ये जब अपना अष्टक पूरा कर लेगा, ये जीरो हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा ना। तो बॉन्ड बना लिया तो दोनों एक दूसरे को पूरा कर लिया, दोनों अष्टक के नियम को पूरा कर लिया। तो जब अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का जो है वो शेयरिंग करते हैं, ये जो है वो इसको दे दिया, ठीक है, ये जो है वो इसको दे दिया, और दोनों जो है वो एक दूसरे से मिल गए। तो जो बंध बनता है उसको सहसंयोजिक बंधन जो है वो कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ये फैक्ट जो है वो याद रखिएगा, शेयरिंग होती है, मैंने काफी डिटेल से बताया है। ये जो आयनिक यौगिक की तुलना में नरम होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये जो है वो विद्युत के कुचालक होते हैं। ये क्या होगा? कोवेलेंट जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे? तो विद्युत के कुचालक होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सवाल ऐसा ही पूछ लिया जाएगा आपसे। विद्युत के बैड कंडक्टर होगा, वैड कंडक्टर होगा, और आयनिक यौगिक की तुलना में नरम भी होगा। जो आयनिक बॉन्ड होता है उस आयनिक बॉन्ड से थोड़ा सा नरम भी होगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये जो होता है वो क्या होता है? तो बंध जो है वो अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझा से बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। धातु और अधातु के अणुओं से बनते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता कि धातु और अधातु के अणुओं से बन जाए। ये क्या हो गया कि गलनांक और क्वथनांक इसका जो है वो उच्च होता है। तो ये गलत है, क्योंकि सहसंयोजिक यौगिक जो होता है उसके गलनांक और क्वथनांक जो है वो उच्च नहीं होता है, हाई नहीं होता है, ये जो है वो लो होता है। ये जो है वो लो होता है, ये जो है वो कम होता है। दूसरा ऑप्शन है कि ज्यादातर पानी में घुलनशील होते हैं ये, तो यह भी गलत है। ये आमतौर पर पानी में अघुलनशील और कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, वाटर सॉल्युबल जो है वो नहीं होता है। ये क्या होता है? तो ये जो होता है वो कार्बनिक विलायक होता है, ठीक है, कार्बनिक सॉल्वेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, कभी भी पूछा जाए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। S3O9 सल्फर ट्राई ऑक्साइड त्रिक अणु, सल्फर ट्राइऑक्साइड त्रिक अणु में एस एस बंध की संख्या कितनी है? एस एस बॉन्ड की पूछ रहा है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो ट्रिमर है उसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो आसान भाषा में मैं समझाऊं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो चक्रीय त्रिक होता है जिसको ट्रिमर बोलते हैं, उसमें सीधे सल्फर सल्फर बंध कितने होते हैं, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला को देखो, S3O9, ये क्या है? एक साइक्लिक संरचना है। ये जो एक चक्रीय संरचना है, साइक्लिक है, चक्रीय है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। जैसे C6H6 था, ऐसे करके जैसे मीथेन है, ये सब क्या है? ये एक साइक्लिक संरचना होती है। इसमें 3 सल्फर परमाणु जो होता है वो आपस में ऑक्सीजन परमाणुओं के माध्यम से जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। तो इसमें क्या होता है? सल्फर के 3 ही परमाणु हैं, लेकिन वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? ऐसे सल्फर है, ऐसे ऑक्सीजन है, ऐसे सल्फर है, इस तरीके से ये जुड़े हुए होते हैं। ऑक्सीजन बीच में होता है और सल्फर जो है वो ऑक्सीजन से जुड़े हुए रहते हैं। तो ऑक्सीजन से परमाणु से जुड़ते होते हैं। 3 सल्फर जो है वो आपस में ऑक्सीजन परमाणु से ही जुड़े होते हैं, सबको ऑक्सीजन से ही जुड़ना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सल्फर सल्फर से नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पे जब सल्फर सल्फर से जुड़ेगा ही नहीं, तो सल्फर के साथ कोई बॉन्ड बनेगा नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर के साथ कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा, आपका आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मीथेन में किस प्रकार का बॉन्ड जो है वो होता है? बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, आप फिर से एकदम रिपीट कर लो। मीथेन में किस प्रकार का बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो मीथेन को क्या कहते हैं? तो मीथेन जो होता है, मीथेन जो गैस है उसके अणु में कार्बन और हाइड्रोजन, मीथेन क्या है? CH4 है। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? तो ये जो बॉन्ड होता है, इसका बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। इसका बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। मीथेन का, मीथेन में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है उतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद कर लो। नहीं, सीजीएल में एक बार पूछा गया है, तो इतना डिटेल से तो समझना है नहीं, लेकिन मैं मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन बता देता हूँ। S8 का वहां पूछा गया था, हाइब्रिडाइजेशन। यदि आपसे मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो वो आपको रट लीजिएगा, sp3 होता है, sp3 होता है। कार्बन के पास चार संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वह जो है वो हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो साझा करके चार जो है वो एकल संयोजी
बंध जो है वो बनाता है, एकल सहसंयोजी बंध जो है वो बनाता है। इसकी आकृति जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। तो स्ट्रक्चर कैसा इसका होता है, तो कार्बन परमाणु के साथ जो है वो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इस तरीके से बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय इसका जो है वो स्ट्रक्चर होगा। अब आपको मैंने बताया कि जो अगर वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड एक होता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे ही डबल बनाएगा तो एक सिग्मा आएगा, एक जैसे डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड आएगा और एक जो है वो पाई बॉन्ड आएगा। ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही बनाएगा तो यहाँ पे एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड आएगा और दो जो है वो पाई बॉन्ड आएगा। आगे सवाल पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर यहाँ से सिंगल वाला आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो प्रायः किसमें विलय होते हैं, तो हमने अभी डिस्कस किया। सहसंयोजिक जो यौगिक होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं सामान्यतः। तो लाइक डिसॉल्व लाइक वाला यहाँ कंसेप्ट चलता है, मैंने बताया था आपको। पोलर 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 जो है वो पोलर के साथ ही विलय होगा, नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर के साथ ही विलय होता है, मैंने क्लास में बताया था इस बारे में। तो ये थ्योरी यहाँ पे चलती है, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब समान सामान्य को ही घोलता है, पोलर के साथ पोलर घुलेगा, नॉन पोलर के साथ नॉन पोलर घुलेगा। तो जितने भी सहसंयोजी कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, जितने भी सहसंयोजी यौगिक होते हैं, ये जो है वो क्या है, ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, अध्रुवीय है। तो जब अध्रुवीय है तो वाटर ध्रुवीय होता है, तो ध्रुवीय के साथ वो कैसे घुलेगा, वो तो नॉन पोलर के साथ ही घुलेगा, नॉन अध्रुवीय के साथ ही घुलेगा। तो इस कारण से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ही घुलता है। ठीक है। तो नॉन पोलर का कभी भी आपसे एग्जांपल पूछा जाए, मैंने क्लास में तो बताया ही है, आपको यहाँ पे याद रख लेना, नॉन पोलर है बेंजीन, आप याद रख लो। नॉन पोलर में आप ईथर याद रख लो, ईथर। नॉन पोलर में आप जो है वो क्लोरोफॉर्म याद रख लो, क्लोरोफॉर्म आप याद रख लो। आप जो है वो नॉन पोलर में अल्कोहल याद रख लो, अल्कोहल जो है वो ये याद रख लो। तो ये सब जो है वो नॉन पोलर आते हैं। बाकी वाटर जो है वो पोलर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है वो हमेशा कार्बनिक विलायकों में ही घुलेंगे, तो इस कारण से आपका ये आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध है, द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की बात की जा रही है, कौन से अणु में। ठीक है। तो ऑक्सीजन परमाणु के बाहरी जो कोष होते हैं वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन जो है O2 है, इसका जो बाहरी परमाणु होता है, इसका बाहरी जो कोष होता है, आउटर मोस्ट सेल जो होता है, ऑक्सीजन का जो बाहरी कोष होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अष्टक पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 होगा तभी तो ये 8 जो है वो पूरा कर पाएगा, तभी तो ये 8 पूरा पढ़ पाएगा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब दो ऑक्सीजन परमाणु आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो साझा करेंगे। ऑक्सीजन परमाणु है वो कितने इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे, तो दो दो इलेक्ट्रॉन जब वो साझा कर लेंगे तो जो है वो ये जो है वो स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। उसको चाहिए कितना, 2 बाहर से। तो इसी कारण से ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल बॉन्ड वाला होता है। ठीक है। डबल बॉन्ड वाला जो है वो ऑक्सीजन का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। NH3 की बात करें तो ये जो है वो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होता है। वहीं H2O की बात करें, जो जल की बात करें, तो ये भी जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है। और O2 मैंने बता दिया, ये डबल बॉन्ड होता है। क्लास देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन गैस के अणु निम्न में निम्न आबंध होते हैं। नाइट्रोजन भी क्या है, N2 है, नाइट्रोजन भी क्या है, N2 है। अब इसको कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है, इसको कैसे जोड़ा जाता है। तो नाइट्रोजन का पहले तो आपको परमाणु परमाणु क्रमांक क्या है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है वो 7 है। नाइट्रोजन कैसा एटम है, तो डाई एटॉमिक एटम है। ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब 7 का आप लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा और 5 लिखा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिखने आता है ना। तो इसको कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन अभी, तो इसको अभी चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस कारण से जो दो नाइट्रोजन है वो आपस में 3 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे। दो
नाइट्रोजन जो होंगे वो आपस में तीन तीन इलेक्ट्रॉन जो है वो साझा करेंगे, और यहाँ पे बॉन्ड जो बनेगा वो ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से हो जाएगा। तो ये ट्रिपल जो है वो बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड ये हो जाएगा। ठीक है। यह जो बंध होता है वो बहुत मजबूत होता है, इसलिए नाइट्रोजन गैस जो है वो वायुमंडल में निष्क्रिय रहती है, रिएक्शंस जो है वो ज्यादा नहीं करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है, एक एक रिएक्शन दिया गया है और इस अभिक्रिया में बोल रहा है कि कौन सा पदार्थ जो है वो अवकारक है। अवकारक मतलब कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को रिड्यूस करेगा, यही तो होता है ना। तो दी गई रासायनिक अभिक्रिया में वह कौन सा पदार्थ है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका खुद जो है वो क्या होगा, उसका खुद क्या होगा, हमने क्लास में बताया है आपको, खुद उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो खुद जब उसका ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे को जो है वो रिड्यूस करेगा, यही होना चाहिए। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये आपको समझ में आ गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें तो अभिक्रिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण जो संख्या होती है, नाइट्रोजन का जो ऑक्सीकरण संख्या है अमोनिया में वो कितना है। नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या जो है वो अमोनिया में, जब उसका जो ऑक्सीजन ऑक्सीकरण संख्या आप निकालोगे NH3, इसका जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, कैसे निकाला जाता है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का ऐसे निकाला जाता है ना। तो N को हमको निकालना है, तो N को मान लिए कि X है। H जो है वो H का ऑक्सीडेशन नंबर 1 जो है वो याद रखना पड़ेगा। H के कितने अणु है, तो 3 है, इसके बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से इसको निकालेंगे तो -3 आ जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -3 है। N का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -3 हो जाएगा यहाँ पे। तो उस -3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, वहां से जो N है वो कहाँ पहुंच गया है। तो अब यहाँ पे NO4 में निकालो। NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, इसमें क्या होगा, तो इसमें फिर से N को X मानेंगे, ऑक्सीजन का -2 होता है। ये कुछ चीजें याद करनी पड़ती है, हमने क्लास में बता रखा है। आप 0 रखोगे तो यहाँ से वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगा। तो पहले इसके पास ऑक्सीडेशन नंबर -3 था, अब इसके पास जो है वो +2 है। मतलब कितना का चेंजेस आया है, कितना का चेंजेस जो है वो आया है, कितना ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो, ये जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड में ये चेंज हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो इसमें जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब चूंकि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, इसीलिए NH3 जो है वो क्या हुआ है, तो उसका ऑक्सीकरण हुआ है, मतलब वो जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। NH3 का ऑक्सीकरण हुआ है क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। -3 से 5 2 हो गया है भाई, तो 3 उधर जुड़ा है, 2 5 टोटल जुड़ गया है ऑक्सीजन। तो आप समझ सकते हो, तो अवकारक जो है वो कौन सा होगा, NH3। बहुत आसान सा है, हमने सब कुछ डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है इन सब चीजों को, तो समस्याएं तो नहीं होगी। तो ध्यान आपको रखना है। ठीक है। डायमंड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो डायमंड जो होता है उसमें केवल सहसंयोजी बंध होता है। सवाल कभी भी पूछा जाए तो आगे आने वाले सवालों के लिए मैं तैयार कर देता हूं आपको। डायमंड जो है, हीरा जो है, इसमें क्या होता है, तो इसमें सहसंयोजी बंधन होता है। सहसंयोजी बंध जो होता है, कोवैलेंट बाउंड जो है वो होता है। उसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यह जो है वो सबसे कठोर होता है। इसका जो है वो 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको जो एसिटाइल है, ये याद रखो। आपको याद रखना है जो एसिटाइल है, ऐसे लिखो, ए एसिटिलीन बोलेंगे। एसिटिलीन जो है जिसका फॉर्मूला C2H2 है, यहाँ पे जब हम बॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैंने ओलियम की बताया था। ओलियम जो है वो, इसे सल्फ्यूरिक एसिड का फ्यूमिंग के रूप में भी जाना जाता है। तो ओलियम मैंने कहाँ बताया था, पीछे ओलियम मैंने बताया है। तो उस ओलियम के पास मैं चल रहा हूँ, उसको देख लेता हूँ, वहीं पे चीजों को ऐड मैं कर दूंगा। तो ये ओलियम जो है वो H2S2 जो है, जिसको ओलियम आप कह रहे हो, इस ओलियम को क्या कहा जाता है, तो ये जो ओलियम है इसे सल्फ्यूरिक एसिड का फ्यूमिंग के रूप में जाना जाता है।
तो ये जो है वो धूम्र, धूम्र मतलब फ्यूमिंग, फ्यूमिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये ध्यान आपको रखना होगा। ग्रेफाइड है क्या है, तो ग्रेफाइड सहसंयोजिक बॉन्ड होता है जो कि विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होते हैं, इस कारण से ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो ये आपको 40 तक चीजें हैं वो समझ में आ गई। किसमें कौन कौन सा बॉन्ड बनता है ये भी मैंने बता दिया, कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा क्या है, सब कुछ मैंने बता दिया है। ठीक है, 141वें नंबर सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। हाँ, सवाल हमसे क्या पूछा रहा है, सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनअपचयी शर्करा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, आसान भाषा में समझाता हूं मैं। विकल्प आपको दिया गया है, उसमें से पूछ रहा है कि इस विकल्प में कौन सा शुगर है जो नॉन रिड्यूसिंग नेचर का है, जो कि टॉयलेन या फिर फेलिंग विलियन को अपचयित नहीं करता है, उसी को जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है वो कहा जाता है। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है वो कहा जाता है। तो हम बात करते हैं वैसे शर्करा जिनमें मुक्त एल्डिहाइड जो है वो नहीं होता है, वो ग्रुप नहीं होता है, उन्हें ही नॉन रिड्यूसिंग शर्करा बोलते हैं। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं, तो ऐसा शुगर जिसमें फ्री मतलब मुक्त एल्डिहाइड जो है, मुक्त एल्डिहाइड जो होता है CHO, मुक्त एल्डिहाइड का ग्रुप या फिर कीटोन का ग्रुप, कीटोन का जो ग्रुप होता है वो नहीं होता है, नहीं होता है, उसी को जो है वो हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शर्करा। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है। सुक्रोज क्या है, तो सुक्रोज जो एक है वो डाइसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड होता है ना। सेकेराइड बेसिक यूनिट है शुगर की, और वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक सेकेराइड दूसरे सेकेराइड से। तो जो सुक्रोज है वो क्या है, तो वो डाइसेकेराइड है, डाई सेकेराइड है, मतलब इसमें दो सेकेराइड के अणु हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब डाइसेकेराइड है, इसमें कौन कौन सा है, तो ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है। डाइसेकेराइड है तो दो चीजें तो होंगी ना, तो पहला है वो कौन सा है, तो पहला है ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। और दूसरा इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, दूसरा जो इसके साथ जुड़ा हुआ है ग्लूकोज जुड़ा हुआ है, और दूसरा इसके साथ क्या है, तो दूसरा जो है वो फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसमें ग्लूकोज का जो है वो C1 और फ्रुक्टोज का जो है वो C2 आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। तो मैंने बोला ना कि एक दूसरे से उसको जुड़ना है तो एक बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा ना, उसी बॉन्ड को क्या बोला जाता है, तो उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। सवाल पूछा जाएगा, ध्यान आपको रखना होगा। चूंकि दोनों शर्करा जो होते हैं इनमें जो है वो अभिक्रियाशील समूह जो है वो आपस में बंधे हुए होते हैं, इस कारण से सुक्रोज के पास कोई भी फ्री एल्डिहाइड या फिर फ्री कीटोन जो है वो नहीं बचता है। इस कारण से यह जो है वो जो जो फेलिंग विलियन या फिर टॉलिन अभिकारक के साथ जो है वो प्रतिक्रिया नहीं करता है, इस कारण से हमारा आंसर जो है वो सुक्रोज ही हो जाएगा। तो आप इस तरीके से याद डायरेक्ट भी रख सकते हो, और मैंने समझाना भी जो था वो मैंने समझा दिया। माल्टोज और लैक्टोज की बात करें तो ये दोनों जो है वो रिड्यूसिंग शर्करा है, क्योंकि इनमें जो है वो एक अणु का एनोरोमिक कार्बन जो है वो मुक्त होता है। तो कौन सा जो है वो अन नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोल रहा है, तो रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल आप लिख लो। एग्जांपल आपको किसका लिखना है, जो रिड्यूसिंग हो, रिड्यूसिंग शुगर हो। अब कौन कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है, तो पहला माल्टोज है, माल्टोज है। दूसरा जो है वो लैक्टोज है, लैक्टोज है।
तो ये सब जो है वो क्या होता है, ये रिड्यूसिंग शर्करा होते हैं, क्योंकि इनमें जो है वो एनएरोमिक कार्बन जो है वो मुक्त होते हैं। उसी के साथ साथ जो सेलोबाइओस जो है, यह भी एक जो है वो रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड ही है। ये पॉलीसेकेराइड नहीं, डाइसेकेराइड होता है। कौन सा? सेलोबायोस। सेलोबायोस जो है, ये भी क्या होता है, तो ये भी एक अपचयी डाइसेकेराइड जो है वो होता है, तो ये भी रिड्यूसिंग शुगर ही होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इनवर्ट शुगर जो है वो किसको बोला जाता है, तो सुक्रोज को ही इनवर्ट शुगर जो है वो कहा जाता है। सुक्रोज को क्या बोला जाता है, तो इसको जो है वो इनवर्ट शुगर कहा जाता है। इनवर्ट शुगर जो है वो इसको बोला जाता है इनवर्ट शुगर। उसके साथ ही साथ आपसे सवाल पूछा जाएगा कि टेबल शुगर जो है वो किसको बोला जाता है, तो सामान्य चीनी जो हम घरों में उपयोग करते हैं वो क्या होता है, तो वो सुक्रोज ही होता है। तो उसको जो है वो क्या बोला जाता है, टेबल शुगर। टेबल शुगर। एक एक सवाल जो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का है। सभी मोनोसेकेराइड जो होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये जो है वो रिड्यूसिंग शुगर जो है वो होते हैं। ये ध्यान आपको रखना है। ये आपको ध्यान रखना है, तो नोट करके क्या आपको लिखना है, ऑल मोनोसेकेराइड। ऑल जो है वो मोनोसेकेराइड, जितने भी मोनोसेकेराइड है वो क्या होते हैं, तो वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर जो है वो होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा, कभी पूछा जाए तो ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिटकिरी जो है वो गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो स्वच्छ बना देता है? क्या रिएक्शन अंदर होता है, किस कारण से ये होता है? तो वो क्या करता है, वो कोओगुलेशन करता है, वो स्कंदन करता है, कोओगुलेशन करता है। ध्यान आपको रखना होगा। तो एलम, फिटकरी को एलम कहा जाता है। तो एलम गंदे पानी में मौजूद जो भी मिट्टी होती है, जो भी अशुद्धियां होती हैं, उनको निकाल देता है, और उस निकालने के प्रोसेस को कोऑगुलेशन जो है वो कहा जाता है। तो गंदे जो पानी होते हैं जिनमें मिट्टी के कण जो है वो क्या है, वो कोलाइड अवस्था में होते हैं, उन पर जो है वो निगेटिव जो है वो आवेश होता है, इस कारण से वो पानी में जो है वो तैरते रहते हैं। फिटकिरी का जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में आप देखोगे कि इसमें जो है वो एल्युमिनियम के आयंस होते हैं। क्या होते हैं, तो फिटकरी के जो फॉर्मूला होता है, एलम का जो फॉर्मूला होता है, एलम में क्या होता है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम के आयंस होते हैं। फॉर्मूला तो बहुत मतलब टफ ही होता है याद कर पाना, लिख दूंगा मैं। तो एल्युमिनियम के आयंस यहाँ पे होते हैं। और वो भी कैसे, तो धन आवेशित आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं। अब पानी में क्या है, मिट्टी कोलाइडी है, और वो कैसा है, तो वो निगेटिवली चार्ज होता है। तो जब फिटकिरी जो है वो पानी में डाली जाती है, तो एल्युमिनियम आयन जो है वो मिट्टी का जो भी ऋणात्मक कण होता है, उनके आवेश को वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जो भी सॉइल होगा, उस सॉइल में जो निगेटिव आवेश होगा, निगेटिव आयंस होगा, उसको ये पॉजिटिव आयन क्या करेगा, उसको ये पॉजिटिव आयन जो है वो न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन कर देगा। और उदासीन जैसे ही होगा, तो इसके वे कण जो है वो आपस में जुड़कर भारी हो जाते हैं, और भारी हो जाने के बाद नीचे जो है वो बैठ जाते हैं। और इस प्रक्रिया को या तो आप जो है वो कोऑगुलेशन बोल लो, या फिर आप उसको फ्लोक्यूलेशंस बोल लो। या तो आप इसको कोऑगुलेशन कह लो, या तो आप इसको फ्लोक्यूलेशन जो है वो कह लो। तो इसमें होता क्या है, सीधा एल्युमिनियम जो है वो सॉइल के जो भी नेगेटिव चार्जेस है उनको उदासीन कर देता है, जिस कारण से वो सेडिमेंट्स के रूप में नीचे जो है वो बैठ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिटकरी का फॉर्मूला जो होता है K2SO4, K2SO4 डॉट Al2SO4 3 डॉट 24H2O। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो ये जो फिटकरी जो होता है, उसमें वाटर के कितने अणु जो है वो होते हैं, तो वाटर के 24 मॉलिक्यूल जो है वो होते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, सवाल पूछा जाएगा। फिटकरी का उपयोग जो है वो खून बहने को रोकने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि ये जो है वो रक्त का अक्स्कंदन करता है, और उसको जो है वो
क्या बोला जाता है, तो उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, सेप्टिक स्टाइपिक इसको कहते हैं। तो ये जो है वो क्या करता है, खून बहने से रोकता है, तो ब्लड को क्लॉट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोटास एलम जो है वो फिटकरी का सामान्य रासायनिक नाम होता है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। पोटास एलम, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, ध्यान आपको रखना है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार करिए। आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स दिए गए हैं, उन पर बात करनी है। तो एक रिएक्शन है, उसमें आपको जो भी ऑक्सीजन का पोटेंशियल है उस पर बात किया जाएगा। तो देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो जिस धातु का ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो अधिक होता है, वो अधिक क्रियाशील होता है, और उसका ऑक्सीडेशन जो है वो, उसका ऑक्सीकरण जो है वो होता है। तो फैक्ट क्या है, ये आपको याद रखना है। फैक्ट्स ये याद रखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होगा, वो क्या होगा, तो रिएक्टिविटी जो उसकी होगी, जो क्रियाशीलता उसकी होगी वो ज्यादा होगी, और वो क्या हो जाएगा, वो जो है वो है वो ऑक्सीडेशन करेगा, वो ऑक्सीडेशन करेगा। ये कंसेप्ट है, समझ में आएगा। ठीक है, आया समझ में। अब क्या हो गया, अब जो अब वो आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर डी को लेके चलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि जिंक का जो है वो ऑक्सीजन विभव जो होता है, जिंक का ऑक्सीजन थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, ये मैं मानता हूं। जिंक का ऑक्सीजन विभव जो है वो 0.76 वोल्ट है, जो कि सिल्वर से अधिक है, इसलिए जो है वो जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 जो है वो बना देगा। यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे सिल्वर है, तो इसका ऑक्सीडेशन जो नंबर, जो ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल होता है, ये पता होना चाहिए। तो जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो सिल्वर से ज्यादा होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होता है सिल्वर से। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो सीधी सी बात यही याद रखना है ना, कि रिएक्शन कौन जल्दी करेगा, तो जल्दी जिंक करता है ना कि सिल्वर करता है। सिल्वर गोल्ड ये सब स्टेबल होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज आपने देखा होगा। तो सिल्वर जो है वो जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा, जिंक जल्दी रिएक्शन करेगा। तो जिंक जब जल्दी रिएक्शन करेगा तो जिंक क्या करेगा, जिंक जो है वो करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो त्याग देगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर और अपने पे वो दो, जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो दो पॉजिटिव चार्ज अपने पे लेके आ जाएगा। ठीक है, तो जिंक द्वारा त्यागा गया जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको एजी क्या करेगा, गोल्ड जो है वो क्या करेगा, तो एजी जो है वो सिल्वर जो है वो क्या करेगा, तो सिल्वर आयन उसको एक्सेप्ट करके धातु में बदल जाएगा, और समीकरण जो है वो संतुलित करने पर आप उसको लिख सकते हो Zn2Ag+, और Zn2Ag। तो ऑप्शन नंबर डी यहां से आंसर बनेगा। टफ सवाल है, लेकिन समझना तो पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, वो 7-8 बार तो मैंने अभी देख लिया प्रीवियस ईयर के डिस्कशन में। एएसओ 2025 में ये सवाल पूछा गया है। ऑक्सीडेशन मतलब मुझे तो याद हो गया कि 7 ही होता है इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, और वो होता है KMnO4। KMnO4 एनसीईआरटी की क्लास उठाओ, एनसीईआरटी की किताब उठाओ, वहां पे आपको ये मिल जाएगा, वहां पे आपको ये एकदम एग्जैक्ट मिल जाएगा। लूसेंट उठाओ, लूसेंट में एग्जैक्ट मिल जाएगा, जहां भी जाओगे एग्जैक्ट मिल जाएगा। देखो निकालते कैसे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, हमने ऑलरेडी बता दिया है, टाइम बर्बाद होगा लेकिन चलो कर देता हूं। पोटेशियम है, उसका हमको निकालना है, Mn का निकालना है। तो पोटेशियम का कितना होता है, 1 होता है, याद रखिएगा। Mn को हमको निकालना है तो x रख लिए। उसके बाद ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है, 4 से गुना करेंगे, 4 यौगिक है इस कारण से, उसके बाद 0 रख देंगे। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 माइनस में है तो उधर जाएगा 8 तो प्लस में हो जाएगा, और एक जो है वो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 7 पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीडेशन नंबर। बाकी और करोगे तो आप नहीं आएगा, और तो सबसे ऑक्सीडेशन नंबर उसी का ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। IO4 नेगेटिव में आयन है, यहाँ पे I की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो क्या है।
IO4 में आयोडीन परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो किसी आयन पर मौजूद आवेश जो है वो उसके परमाणु के ऑक्सीकरण अंकों के योग के बराबर ही होता है। रूल यही होता है। जब आप मेरी क्लास देखोगे ना तो वहां पे ये समझोगे, लेकिन यहाँ उतना हमको समझना नहीं है। सीधा हम वैल्यू पे बात करते हैं। तो हमें IO4 है, इसमें हमें क्या निकालना है, तो हमें I की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो निकालनी है। तो I को X मान लो, पॉजिटिव। ऑक्सीजन का क्या होता है, तो ऑक्सीजन के 4 अणु है और ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -2 होता है। तो इधर जब लेके जाओगे, अब चूंकि आयन का कुल आवेश जो है वो नेगेटिव में है, इस कारण से यहाँ पे 0 ना लिख के -1 लिखा जाएगा। 0 ना लिख के -1 लिखा जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा कि x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस पहले से है और 4 दूना 8 माइनस में जाएगा, तो इधर प्लस में होगा, प्लस में से माइनस घटेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 7 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 7 आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी माइनस में, नेगेटिव में जो भी चार्जेज होते हैं, वही चार्जेस जो है वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। जब जीरो होगा, नॉर्मल कंडीशन जो होती है जीरो होती है, तो वहां जीरो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आयंस है, इस कारण से आयंस को लिखोगे। तो किसी आयन पर मौजूद आवेश जो होता है उसके परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों के योग के बराबर होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में वो जीरो था, लेकिन यहाँ पे तो चार्ज 1 है ना, तो इस कारण से लिखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसका ऑक्सीकरण अंक जो है वो सदैव -1 होता है। इसका नहीं, किसका होगा, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो हमेशा 1 होता है। वैसे ऑक्सीडेशन नंबर ना चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन आप फ्लोरीन को देखोगे ना, तो ऐसे में याद रखना पड़ता है इन सब चीजों को। फ्लोरीन को आप देखोगे तो फ्लोरीन जो है वो पूरे पूरे ब्रह्मांड का सर्वाधिक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। आप जब देखोगे फ्लोरीन को, ऐसे लिख लो, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, तो ये जो है वो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट ये है। पूरे ब्रह्मांड का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अब चूंकि फ्लोरीन से अधिक ताकतवर कोई तत्व है ही नहीं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच सके, इसीलिए फ्लोरीन जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और कभी जो है वो धनात्मक ऑक्सीकरण अंक इस पे नहीं दिखेगा, और इसका अंक जो है वो सदैव -1 ही होगा। सदैव -1 ही होगा, क्योंकि इससे कौन खींच लेगा भाई, इतना ताकतवर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमको याद रखना है। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। नाइट्रोजन का जो है वो रिडक्शन नहीं होता है। रिडक्शन होने का मतलब कि खुद वो ऑक्सीडाइज हो गया, खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तभी तो वो रिडक्शन होगा ना, यही पूछा जाए। तो अपचयन का अर्थ है कि ऑक्सीकरण संख्या सीधा साधा कम होना। तो जिस विकल्प में आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी हुई दिख रही है, अर्थात जो है वो ऑक्सीकरण वहां पे हो रहा है। तो आप ऑप्शन नंबर डी देखो, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 2 हो गया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। पहला ऑप्शन में अब देखो कि NO2 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा ऑक्सीकरण नंबर, और उधर जो जाएगा तो उधर 2 आ जाता है। करके देखो आप, तो अंक जो है वो हमेशा घट रहे हैं, अंक जो है वो हमेशा घट रहे हैं। यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, हाइड्रोजन का 1 होता है, एक में 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा, 4 माइनस में उधर जाएगा, तो चाहे 4 जैसे ही उधर माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और एक तो पॉजिटिव में है, जैसे ऐसे लिखो। एन का हमको निकालना है, तो एन एक्स हो गया। हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन उसके 4 अणु है, लेकिन यहाँ पे +1 तो ऑलरेडी है, क्योंकि जीरो तो लिखेंगे नहीं। तो 4 उधर जैसे ही जाएगा तो -3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर बचेगा। और इधर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो इधर का ऑक्सीडेशन नंबर N2 का कितना है, तो N2 का जो है वो -3 से 0 हो गया है। तो इस कारण से ये आंसर हो जाएगा। तो आसान सा सवाल है। सवाल है कि फास्फोरस की जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था किसमें होती है। चेक करना पड़ेगा एक एक करके, और सबसे पहली बात की फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो कि यूजुअली होता नहीं है। तो आपका जो आंसर है वो ये ऑप्शन नंबर बी है। इसके फॉर्मूला को देखो, देखो, हाइपो, नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी है। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ये क्या होता है, ये होता है H3PO3। H3PO3 हमें निकालना है फॉस्फोरस। तो हाइड्रोजन का पता है 1 होता है, 3 अणु है। फास्फोरस का 1 होता है, निकालना ही है हमें।
ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 से गुना करेंगे, 0 रखेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यहाँ से 3 होगा तो 3 माइनस में यहाँ से निकलेगा और x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यही पॉजिटिव 3 तो बोल रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से फॉस्फोरस एसिड की बात करेंगे तो वो हो जाएगा H3PO4। अब PO4 जैसे ही हो जाएगा तो 4 से गुना होगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो -8 होगा, 8 में से 3 घटेगा तो 5 होगा, तो इसका 5 आएगा, इसका जो है वो 5 आएगा। उसी तरह से आगे के जो फॉर्मूले हैं सबका इसका 5 आ जाएगा। और हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बात कर लेते हैं, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो होता है वो होता है H3PO2। अब इसका ऑक्सीडेशन जब आप निकालोगे तो यहाँ +1 आएगा। आपको यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड की बात करें, पायरोफॉस्फोरिक एसिड की बात करें, तो ये होता है H4P2O7। यहाँ पे जब आप निकालोगे तो +5 आएगा। तो चीजें ऐसे ही होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल Na2SO4 पे पूछ रहा है, Na2SO4 में S की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होगी? तो Na2SO4 किसका पूछा रहा है? तो S की पूछी है, तो S को 1 मानेंगे। बाकी सोडियम को आपको पता होना चाहिए, सोडियम का जो होता है वो 1 होता है। कुछ चीजें हैं जिनको याद रखना ही पड़ता है, तो ये 1 है, 2 से गुना होगा, सल्फर को निकालना है, -2 होता है ऑक्सीजन का नॉर्मली, 4 एटम है तो 4 से गुना होगा, 0 होगा, 2 यहाँ से है, 8 यहाँ से है तो -8, और ये 2 है तो -6 हो जाएगा, तो x के उस साइड जाएगा तो ये 6 वैल्यू निकल जाएगा, तो +6 हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो ऐसे ही निकलता है, बहुत आसान सा होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन हो रहा है KClO3, जो है वो KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक जो है वो क्या है? क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक जो है वो क्या होता है? KClO3। यहाँ पे जो है वो किसका पूछा जा रहा है? तो यहाँ यहाँ पे आपको जो है वो क्लोरीन का पूछा जा रहा है। तो क्लोरीन यहाँ पे है, तो पोटेशियम का 1 होता है, आपको पता है, मैंने बताया है। कैल्शियम का तो, क्लोरीन का तो निकालना ही है। ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है इसका, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 आएगा, इधर से 6 माइनस में होगा तो 1 जो है वो घट जाएगा तो 5 आएगा, 5 जाएगा तो उधर प्लस में, तो इसका तो वैल्यू 5 आ गया, +5 आ गया। ठीक है, +5 आ गया। अब दूसरा है वो क्या है? KCl है, KCl है, यहाँ पे भी 1 आएगा, इसका x है, उधर 0 रखेंगे तो ये x बराबर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो बोल रहा है कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, क्या डिक्रीज हुआ है? तो ये क्या हुआ है? ये तो 6 डिक्रीज हो गया ना, तो डिक्रीज बाय 6, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो भी जरूरी था वो हम डिस्कस करते चल रहे हैं। 151 नंबर सवाल है, उसकी ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम जो है वो सही होता है? ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा जो है वो जरूरी होता है? तो ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बहुत आसान सा है, हमने डिस्कस कर रखा है। ऑक्सीकरण को कई तरीके से आप परिभाषित कर सकते हो। पहला क्या ऑक्सीडेशन को आप कह सकते हो कि कहीं ऑक्सीडेशन हुआ है, आपको पहचानना है कि कहीं ऑक्सीडेशन हुआ है, तो क्या क्या आप कह सकते हो, आपके पास क्या क्या तर्क हो सकता है? पहला कि ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा। दूसरा कि हाइड्रोजन जो है वो हट रहा होगा, हाइड्रोजन जो है वो निकल रहा होगा, हाइड्रोजन जो है वो एग्जिट कर रहा होगा। तीसरा कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो रहा होगा, त्याग हो रहा होगा। चौथा क्या होता है? तो चौथा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हटना होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव विद्युत धनात्मक तत्व का हटना हो गया। अब हटना हो गया तो उस इसका सीधा सा मतलब हट रहा है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, तो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हट रहा है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव का जुड़ना हो जाएगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव का जुड़ना हो जाएगा। आप मुझे एक बता दो, ऑक्सीडेशन नंबर यदि बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है? तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है, सीधी सी बात है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का जुड़ना मैंने बता दिया, रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना मतलब इसे रिडक्शन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन जब जुड़ रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन होता है, हमने बताया भी था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन होता है। ठीक है,
ऑक्सीकरण संख्या में यदि कमी आती है तो वो ऑक्सीडेशन होता है। यदि ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है तो वो जो है वो अपचयन होता है। ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। ऑक्सीडेशन जब होता है तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो वो ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है तो वो रिडक्शन हो रहा है। सब कुछ बताया हुआ है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर से वही आ गया 7। कितना बार रिपीट करेगा ये क्वेश्चन? मैंने कई बार जो है वो एग्जामिनेशन में देखा है। नेक्स्ट सवाल की ओर फिर से बढ़ते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो H2O2 है उसके कैरेक्टर के बारे में पूछ रहा है कि वो क्या है। तो H2A2 जो होता है वो बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो रिड्यूसिंग और जो ऑक्सीडाइजिंग दोनों की तरह काम करता है। H2O2 में ऑक्सीजन जो है उसकी अवकरण संख्या जो होती है, ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो 1 होता है, 1 होता है। अब ऑक्सीजन की सामान्य अवस्था क्या होती है? 0 में लाना होगा उसको, लेकिन या तो 0 होगा या तो -2 होगा। अब चूंकि -1 जो है वो इन्हीं दिनों के बीच स्थित है, इसीलिए H2O2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 0 पर जा सकता है, मतलब अपचयन की तरह वो होगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर -2 पर भी जा सकता है, मतलब ऑक्सीकरण की तरह हो सकता है। तो दोनों वो कर सकता है, यही मैं बता रहा हूं कि दोनों वो कर सकता है। H2O2 ये जो होता है इसका, इसमें ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है उसका यदि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो -1 होता है, -1 होता है। लेकिन आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीजन का होता है या तो -1 होगा या तो वो -2 होगा, -2 होगा या फिर -1 होगा। ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि H2O2 में इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो 0 पर भी जा सकता है। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ले और 0 पे पहुंच जाए। तो जैसे ही 0 पे पहुंचेगा तो हम कह देंगे कि अपचायक की तरह काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडाइजर की तरह काम कर रहा है। तो दोनों काम करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वह तरल जो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों की तरह जो है वो काम करता है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको जो है वो अभी हमने बताया, उसको जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोला जाएगा। 154 नंबर का सवाल है। 153 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वही सेम सवाल यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी, सेम जो सवाल है वो रिपीट कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, वो उसमें बोल रहा है कि ऑक्सीकारक कौन सा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा वो ऑक्सीकारक होगा। तो दिया गया जो अभिक्रिया है वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसमें जो है वो कौन सा पदार्थ है जो दूसरे को ऑक्सीकरण कर रहा है और स्वयं जो है वो अपचयित हो रहा है, यही आपको निकालना है। तो यहां से आप देखोगे तो MnO4 में MnO4 जो होता है MnO4, ठीक है, MnO2 है, नॉट O4। MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर -2 × 4 तो -4 होगा, उधर जाएगा तो पॉजिटिव में 4 हो जाएगा। वहीं इधर हम Mn की इसमें बात करें तो कैल्शियम का कितना होता है? -1 होता है, तो कैल्शियम का -1 होता है तो -2 हो जाएगा, तो Mn का +2 हो जाएगा। तो 4 से कितना हो गया? 2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। अब चूंकि Mn का ऑक्सीडेशन +4 था, घटकर -2 हो गया, इसका मतलब जो है वो उसका रिडक्शन हो रहा है। अब जिसका रिडक्शन होता है उसी वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है ना। तो हमने काफी डिस्कस इस बारे में कर लिया है, और ज्यादा की आवश्यकता है नहीं। निम्न अभिक्रिया में ये पूछा रहा है, अब उसके बाद आपको ऑप्शन जो है वो दिया गया, ये रिएक्शन आपका है। ठीक है। तो इस अभिक्रिया में क्लोरीन की क्या भूमिका है, इस बारे में सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। तो क्लोरीन जो है वो ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्लोरीन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो क्लोरीन का यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है? वो 0 है। यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का हो गया वो हाइड्रोजन के साथ जब जुड़ेगा तो 1 × 2 होगा, तो 2 से जाएगा तो वो -2 हो जाएगा। ठीक है। ये जो है वो HCl में 1 होगा, 2 होगा, हाँ ठीक है। HCl में ये जो है वो HCl में जो है वो एक अंक जो है वो घटेगा, अंक जो है वो -1 बन जाएगा। तो -1 जैसे ही बनेगा तो एक घट रहा है, चूंकि क्लोरीन को ऑक्सीकरण संख्या घटी है इसलिए जो है वो उसका रिडक्शन हुआ है। अब जिसका अपचयन होता है वही तो ऑक्सीकारक की तरह काम करता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। तो सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि Al है उसका जो है वो
क्या हो रहा है, तो उसका जो है वो ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो है वो त्याग कर रहा है, यहाँ आ जाओ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एल्युमिनियम में ठोस अवस्था में 0 है, वहीं आयनिक अवस्था में इसको कर रहे हैं तो +3 उसका बन जा रहा है एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस कारण से 0 से +3 हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि Ai ने, जो एल्युमिनियम है, उसने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है और उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और H+ आयन जो है वो उससे जुड़कर H2 गैस भी बना रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जो है वो यसद लेपन किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, जिंक को यूज किया जाता है। बहुत आसान सा सवाल है, ऐसे सवालों को मतलब करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसे जो है वो बलिदानी सुरक्षा या फिर सैक्रिफाइस प्रोटेक्शन भी कहा जाता है। जिंक जो होता है वो लोहे की तुलना में अधिक जो है वो रिएक्टिव होता है। जब लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है तो जस्ता जो है वो लोहे पे से पहले जो है वो ऑक्सीजन, लोहे पर जो पहले ऑक्सीजन से वो क्रिया कर लेता है और वहां पे प्रोटेक्शन एक लेयर बना देता है, जिस कारण से उस पर खरोच भी आ जाए तो वह जस्ता जो है वो खुद जो है वो संरक्षित होकर लोहे को बचा लेता है। तो इस ये आपको पता होगा। नेक्स्ट सवाल बोलते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो न्यूनतम अभिक्रियाशील है, कौन सा जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो देखो, सोडियम को तो इतना ज्यादा रिएक्टिव है भाई कि उसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार जब बात करेंगे तो आपको पता होगा कि कॉपर बहुत कम रिएक्शन करता है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगा, तो सबसे ज्यादा करेगा सोडियम, उसके बाद एल्युमिनियम, देन जो है वो लोहा करेगा, देन जो है वो लोहा करेगा, फिर जो है वो बीच में हाइड्रोजन आ जाता है, उसके नीचे वाला जो कंडीशन है, फिर उसके नीचे कॉपर आता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज चली जाती है। तो सोडियम अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, अल्युमिनियम और लोहा भी सक्रिय धातुएं होते हैं। तांबा जो है वो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे आता है, इस कारण से वो जो है वो कम क्रियाशील होता है। ठीक है, तो सबसे कम क्रियाशील धातु जब भी आपसे पूछा जाए कि सबसे कम रिएक्शन कौन करेगा, तो वो है Au करेगा, वो है प्लेटिनियम करेगा। इस कारण से इसको जो है वो उत्कृष्ट धातुएं, नोबेल मेटल भी कहा जाता है, नोबेल मेटल भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट सवाल है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है 160वां नंबर का जो सवाल है वो गैल्वेनाइजेशन पे ही पूछा जा रहा है कि गैल्वेनाइजेशन जो होता है वो लोहे चादरों पर निम्नलिखित की परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक हमने काफी डिस्कस कर लिया, तो ये हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया पार्ट नंबर 3 में। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।